हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत काल। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था। दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था। उसमें पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश है, उसको कंप्लीट पढ़ लिया है हमने। और उसके बाद में दूसरा राजवंश है खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश भी हमने पूरा पढ़ लिया है। और दिल्ली सल्तनत में तीसरे नंबर का राजवंश है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का आज पहला भाग है। तुगलक वंश आज शुरू किया है। तुगलक वंश का ये प्रथम वीडियो है। और तुगलक वंश का समय है ये 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। और तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत है, इसमें 5 राजवंशों ने राज किया था। और दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 राजवंशों ने राज किया था। उसमें पहला राजवंश है गुलाम वंश। पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। यानी गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक शासन किया था। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की थी फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में दूसरा राजवंश है खिलजी राजवंश, यानी खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। खिलजी वंश है ये दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा समय नहीं टिक पाया था। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में मात्र 30 वर्षों तक शासन किया था। और खिलजी वंश में 30 वर्षों में से अलाउद्दीन खिलजी है, उसने अकेले ने 20 वर्षों तक शासन किया था। खिलजी वंश है, गुलाम वंश और खिलजी वंश है, ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। इनके कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में नंबर वाइज अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करके पीछे की जो क्लासें हैं उनको देख सकते हो। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि दिल्ली सल्तनत को पूरे विस्तार से पढ़ सके। और दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबा शासन रहा है तुगलक वंश का। तुगलक वंश है, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबा शासन किया था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। यानी तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में 94 वर्षों तक शासन किया था। तुगलक वंश में प्रथम शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है, इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में तुगलक वंश की 1320 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। तो गाजी मलिक है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, जो खिलजी वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उसके समय जो उत्तर पश्चिम सीमा है उसका गवर्नर था, यानी पंजाब प्रांत का गवर्नर था गाजी मलिक। और गाजी मलिक है ये खुसरो खां से नाराज हो जाता है क्योंकि गाजी मलिक है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का पंजाब प्रांत का गवर्नर था। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की जो खुसरो खां है वो हत्या कर देता है। खुसरो खां है ये खिलजी वंश का एक गुलाम था और इसने खिलजी वंश का अंत कर दिया था। और खुसरो खां भी ज़्यादा समय तक खिलजी वंश में नहीं टिक पाया था। खुसरो खां की गाजी मलिक है ये हत्या कर देता है। तो खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की 1320 ईस्वी के अंदर हत्या कर दी थी। और उससे गाजी मलिक है ये नाराज हो जाता है। और जो अमीर वर्ग के सरदार हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। और खुसरो खां है ये जो खिलजी वंश के व्यक्ति है उनको उच्च पद से हटा देता है और अपने जो परिवार के व्यक्ति है उनको उच्च पदों पर तैनात कर देता है। उससे गाजी मलिक और खिलजी वंश के जो अमीर वर्ग के सरदार थे वो नाराज हो जाते हैं। और अमीर वर्ग के सरदार और गाजी मलिक
ये मिलकर खुसरो खां पर आक्रमण कर देते हैं और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक है ये खुसरो खां की हत्या कर देता है। यानी 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और खुसरो खां के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में गाजी मलिक है ये खुसरो खां की हत्या कर देता है। और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक है ये जो अकबर द्वारा निर्मित सीरी का महल है उसमें अपना राज्याभिषेक करवा लेता है और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह तुगलक वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत के अंदर और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है गाजी गयासुद्दीन तुगलक, यानी ये गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी मलिक है इसने सुल्तान बनने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी और ये तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक ही था। यानी तुगलक वंश की स्थापना है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के गवर्नर गाजी मलिक ने ही की थी। और गाजी मलिक है इसने सुल्तान बनने के बाद में गाजी गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। ये गाजी की उपाधि है ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दी थी गाजी पद की उपाधि और सुल्तान बनने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर लेता है। और इसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक है इसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। और गाजी तुगलक है ये हिंदू स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था। यानी गाजी मलिक है इसने एक हिंदू स्त्री से गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत में हिंदू माँ से उत्पन्न होने वाला ये प्रथम मुस्लिम सुल्तान है। और गयासुद्दीन तुगलक है इसकी माता है वो पंजाब की एक हिंदू जाट महिला थी। यानी पंजाब प्रांत का गाजी मलिक है ये गवर्नर था और इनकी माता भी वहीं की एक हिंदू जाट महिला थी। और इनके पिता है वो गुलाम वंश का शासक था बलबन, उसके समय तुर्की के दास थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर जो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के हैं उस पर गयासुद्दीन तुगलक की अल शहीद की उपाधि मिलती है। यानी इससे नेक्स्ट जो शासक है इसका पुत्र जुन्ना खां वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है और उनके जो सिक्के है उस पर इसकी उपाधि मिलती है अल शहीद की। यानी गयासुद्दीन तुगलक की है अल शहीद की उपाधि मिलती है। और गयासुद्दीन तुगलक है ये सुल्तान बनने से पहले पंजाब प्रांत का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था और वहाँ की राजधानी है वो दीपालपुर थी। यानी पंजाब प्रांत की जो राजधानी थी वो दीपालपुर थी। और मुल्तान की जो जामा मस्जिद है उसमें एक लेख है, उस लेख के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है ये खुद को तातारों के खिलाफ 29 बार युद्ध लड़ने का वर्णन करता है और उसके बाद में इसे गाजी की उपाधि मिलती है। यानी इसको गाजी की उपाधि मिलने के बाद इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। और ये उपाधि कब मिलती है तो ये जब मंगोलों से 29 बार उनके विद्रोह का दमन करता है यानी युद्ध करता है और मंगोलों को वापस भगा देता है, उसके बाद में इसे गाजी की उपाधि मिलती है। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से हुए हैं और उस तरफ गाजी मलिक को गवर्नर यानी तैनात किया था। उस तरफ से जो भी आक्रमण भारत पर होते थे तो उनको सबसे पहले गाजी मलिक को परास्त करना होता था और गाजी मलिक ने मंगोलों को 29 बार परास्त किया था। और अमीर खुसरो है ये 18 बार मानता है और बर्नी है ये 20 बार मानता है और इब्न बतूता है ये 21 बार मानता है। और मंगोलों को बार बार पराजित करने के कारण इसे मलिक गाजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने गयासुद्दीन तुगलक है इसने मंगोलों को 29 बार परास्त किया था। 29 बार परास्त करने के कारण इसे गाजी मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। यानी मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। और इनका एक कथन है, गयासुद्दीन तुगलक का एक कथन है, मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है। गयासुद्दीन तुगलक है इनका एक कथन है, मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है
मेरा धनुष बाणी मेरा शासन है, ये किसका कथन है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का कथन है। गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक है ये सुल्तान बनने से पहले खिलजी वंश का गवर्नर यानी सूबेदार था, और इसने सुल्तान बनने से पहले जब गाजी मलिक है इसने खुसरो खां की जब हत्या की थी, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खां, खिलजी वंश का नहीं था, वो खिलजी वंश का एक गुलाम था खुसरो खां। वो पहले हिंदू था और उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय मुस्लिम धर्म में वो स्वीकार कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम बन गया था। और उसने अंत में गुलाम वंश का जो शासक था 5वें नंबर का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसकी हत्या कर दी थी। वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का एक सहयोगी था और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है और खिलजी वंश का शासक बन जाता है। यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक था, वो ज़्यादा समय तक खिलजी वंश में नहीं टिक पाया था और उसकी गाजी मलिक ने हत्या कर दी थी। जब गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या की थी तब माना जाता है, इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक है, गाजी मलिक है, इसने खिलजी वंश के जो भी सुल्तान थे यानी जो वंशानुगत पीढ़ी थी उनमें से कोई व्यक्ति जीवित है इसकी छानबीन करवाई थी और उसके बाद में ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। लेकिन ये अफवाह है, गयासुद्दीन तुगलक है, गाजी मलिक है, इसने खुसरो खां की हत्या करते ही 8 सितंबर 1320 को सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, यानी सुल्तान बन गया था। अपना राज्याभिषेक है वो सीरी के महल में, अकबर द्वारा निर्मित जो सीरी का महल है, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अकबर ने जो सीरी का महल का निर्माण करवाया था उसमें अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। और इतिहासकार है एक बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक है इसके काल में भिखारी थे, वो भी काम धंधों पे लग गए थे। और काम धंधों पे लगने का एक ही कारण है क्योंकि इसके शासन काल में बेरोजगारी है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, यानी सबको रोजगार मिल गया था, बेरोजगारी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। और किसके काल में? तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में। ये एग्जाम भी पूछा, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय यानी किस शासक के समय भिखारियों ने काम धंधों पर लगना शुरू कर दिया था? वो है गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय भिखारी है वो काम धंधों पर लग गए थे, भीख मांगना है वो छोड़ दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक है इसने 2/3 मील पर डाक चौकी की स्थापना की थी। डाक व्यवस्था को सुधार करने के लिए यानी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए 2-3 मील पर डाक चौकियां स्थापित की थी। और डाक व्यवस्था को मजबूत बनाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, डाक व्यवस्था को मजबूत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है इसने अपने साम्राज्य में पत्रों को, जो लेटर होते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए 2 से 3 मील पर अलग अलग डाक चौकियां स्थापित कर रखी थी। एक चौकी दूसरी चौकी तक पहुंचा देती थी और दूसरी चौकी आगे की चौकी तक उस पत्र को पहुंचा देती थी। और इस व्यवस्था को मजबूत बनाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही दिया जाता है। और भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन है, ये एक इतिहासकार है इब्न बतूता, इसकी बुक में मिलता है। भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन है वो इब्न बतूता की किताब के अंदर मिलता है और इब्न बतूता ने वर्णन किया है भारत की डाक व्यवस्था के बारे में। और गयासुद्दीन तुगलक है ये जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है इनसे नाराज था और खुसरो खां का ये गुरु था, यानी खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है खुसरो खां, उसने अपने साम्राज्य का सारा धन है वो निजामुद्दीन औलिया को दे दिया था। निजामुद्दीन औलिया है ये खुसरो खां के गुरु थे। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक है वो निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो जाता है क्योंकि जो खिलजी वंश का साम्राज्य का जो धन था वो निजामुद्दीन औलिया ने ले लिया था और उस धन को गयासुद्दीन तुगलक है ये वापस लेना चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक है ये निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय आर्थिक सुधारों के बारे में। जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार मजबूत किया है, क्योंकि इससे पहले
जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां, इसने खिलजी वंश की जो आर्थिक स्थिति है उसको बिगाड़ दिया था, खराब कर दिया था। यानी खिलजी वंश के समय जो धन था वो संत निजामुद्दीन औलिया को दे दिया था। उससे खिलजी वंश के समय जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। तो उसको किस प्रकार से सुधार किया है गियासुद्दीन तुगलक ने, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक है, इसने अपने साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य के अंदर कुओं और नहरों का निर्माण है वो करवाया था। और एक साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि है, कृषि के उत्पादन को अगर बढ़ाया जाएगा तो उससे उस साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। और उसमें सुधार लाने के लिए गियासुद्दीन तुगलक है, इसने कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत के अंदर किस शासक ने कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो शासक है गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक की जो आर्थिक नीति है उसका आधार इतिहासकार बर्नी के अनुसार रस्मो म्यान यानी मध्यपंथी थी। और रस्मो म्यान ये क्या है? तो जो गियासुद्दीन तुगलक है इसने अपनी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए रस्मो म्यान की नीति अपनाई थी। और रस्मो म्यान की नीति ये क्या है तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तुगलक है, इसका मानना था कि कृषक है वो न तो इतने धनवान बने और न ही इतने निर्धन बने। धनवान क्यों नहीं बने? अगर जो कृषक है गियासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य के समय वो अगर धनवान बन जाएंगे तो वो सुल्तान का विद्रोह कर देंगे। इसलिए गियासुद्दीन तुगलक का मानना था कि जो कृषक है वो न ही तो इतने धनवान बने और न ही इतने निर्धन बने कि वे कृषि छोड़कर चले जाएंगे। अगर ज़्यादा निर्धन बनेंगे तो वो गियासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य से कृषि को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए गियासुद्दीन तुगलक ने कृषकों को न ही तो इतने धनवान बने और न ही इतने निर्धन बने इस नीति को अपनाया था, यानी रस्मो म्यान की नीति को अपनाया था। रस्मो म्यान की यही नीति है गियासुद्दीन तुगलक की। और गियासुद्दीन तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक ने मुकदम और खुत्तों को उनके पुराने अधिकार है वो लौटा दिए थे। इनके अधिकार है वो खिलजी वंश में इनसे छीन लिए थे खुसरो खां ने। यानी खिलजी वंश के जो व्यक्ति थे उनको खुसरो खां है वो उच्च पद से हटा देता है और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको उच्च पदों पर तैनात कर देता है। उससे खुसरो खां से जो खिलजी वंश के जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। और गाजी मलिक है ये भी नाराज हो जाता है। और उसके बाद में गाजी मलिक है ये खुसरो खां की 5 सितंबर 1320 ईस्वी को हत्या कर देता है। और उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना करता है 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। तो वो अधिकार है वो गियासुद्दीन तुगलक ने जो जमींदार है उनको वापस लौटा दिए थे। और गियासुद्दीन तुगलक है इसने जो खिलजी वंश के समय जो लगान था 1/50 यानी 100 में से 50% हिस्सा है वो सुल्तान को देना होता था कृषकों को, तो उसको गियासुद्दीन तुगलक है इसने घटा दिया है। यानी 1/10 या 1/11 हिस्सा ही है वही लगान के रूप में वसूल करने का आदेश है वो गियासुद्दीन तुगलक ने जारी कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। और इसके साम्राज्य के जो कृषक है उनके लिए भी ये फायदा है। उनका लगान है वो खिलजी वंश के समय 1/50 था उसको घटाकर 1/10 या 1/11 कर दिया है। यानी जो इनके साम्राज्य में जो कृषक है वो अच्छी तरीके से कृषि कर सके और उनको भी उत्पादन में से बचत निकल सके। इसलिए गियासुद्दीन तुगलक है इसने लगान को घटा दिया था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके समय गियासुद्दीन तुगलक के समय निर्माण कार्यों के बारे में। कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे? गियासुद्दीन तुगलक के समय कुओं नहरों के निर्माण के साथ साथ में सड़कों और पुलों का भी निर्माण करवाया था। यानी सड़कों का निर्माण करवाया और जो सड़कें नहरों के ऊपर से गुजरती थी वहां पर पुलों का भी निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और गियासुद्दीन तुगलक है इसने तुगलकाबाद नामक दुर्ग की नींव रखी थी। तो तुगलकाबाद नामक दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी।
और तुगलकाबाद नगर है ये भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक है इसने अपने साम्राज्य के अंदर आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करने के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाया और उसके साथ साथ में सड़कों और पुलों का भी निर्माण करवाया। यानी जो उत्पादन होता है कृषि से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया और नहरों पर पुलों का भी निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक है इसने तुगलकाबाद नामक दुर्ग की नींव रखी थी और तुगलकाबाद नगर बसाया था। तो तुगलकाबाद नगर है ये किसने बसाया था? तो ये बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय जो सैनिक सुधार हुए हैं उनके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के समय सैनिकों में कौन कौन से सुधार कार्य किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक है इसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो तरीका अपनाया था उसको जारी रखा है। इसने भी सैनिकों का हुलिया रखना, हुलिया प्रथा है उसको जारी रखा है ताकि जो सैनिक इसके समय सैनिक के पद पर तैनात थे वो अपनी जगह किसी दूसरे सैनिक को न भेज सके या किसी दूसरे सरदार के अधीन होकर वापस दोबारा न आ सके। इसके लिए इसने हुलिया प्रथा है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी खिलजी वंश के अंदर, तो उसको जारी रखा है। और साथ में घोड़ों को दागने की प्रथा है उसको भी गयासुद्दीन तुगलक ने जारी रखा है ताकि इसके साम्राज्य में कोई भ्रष्टाचार न हो सके। हुलिया प्रथा है ये इस कारण रखा जाता था कि जो सैनिक इसके शासनकाल में जो तैनात थे, जिन सैनिकों को भर्ती किया गया था इसकी सेना के अंदर, वो सैनिक क्या करते थे अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे और अपने वेतन में से कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को दे देते थे और अब आप है वो अपने घर पर रहते थे। और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी है उसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी और साथ में घोड़ों को दागने की प्रथा भी जारी की थी। तो उसको शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक है ये भी जारी रखता है अपने साम्राज्य में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। और एक इतिहासकार है बर्नी, उसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक है इसने सैनिकों को बहुत सम्मान दिया था। सैनिकों को गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने बेटों के समान मानता था, यानी उन सैनिकों के साथ में अपने बेटों के समान व्यवहार करता था। यानी इसके समय जो सैनिक थे उनके साथ में अपने बेटों के जैसा व्यवहार करता था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक है इसने सैनिकों के वेतन में जो भ्रष्टाचारी होती थी, यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय जो व्यक्ति थे जो सैनिकों को वेतन देते थे, जो मुंशी थे उनको भ्रष्टाचार करते थे, वो सैनिकों के वेतन में से कुछ हिस्सा अपने पास में रख लेते थे। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक है इसने एक रजिस्टर है जांच के लिए जारी किया है और उस रजिस्टर की जांच है वो स्वयं करता था और उस रजिस्टर को वसीलात-ए-हसन के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक है इसने सैनिकों के वेतन के लिए एक रजिस्टर की शुरुआत की है, यानी उसके अंदर उन सैनिकों के रजिस्टर में जो वेतन दिया जाता था सभी सैनिकों का, उस वेतन का विवरण दर्ज किया जाता था और उसकी जांच है वो स्वयं गयासुद्दीन तुगलक करता था। यानी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो वेतन अधिकारी थे जो सेना को वेतन देते थे वो भ्रष्टाचार करते थे, सैनिकों के वेतन में से कुछ हिस्सा है वो अपने पास में रख लेते थे। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक है ये एक रजिस्टर शुरू करता है। सैनिकों के वेतन, जो वेतन सैनिकों को दिया जाता है उसका विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर की शुरुआत करता है और उस रजिस्टर को वसीलात-ए-हसन के नाम से जाना जाता है और उसकी जांच है वो स्वयं गयासुद्दीन तुगलक है ये करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक की विजयों के बारे में, यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय जो विजय हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन कौन से आक्रमण हुए हैं और कितनी विजय वो प्राप्त की है। तो 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक है ये तेलंगाना यानी वारंगल पर अभियान के लिए अपने पुत्र जुन्ना खां को भेजता है, लेकिन उसमें 1321 ईस्वी के अभियान में
जुन्ना खां है वो असफल हो जाता है और वहाँ का शासक था प्रताप रुद्र सेन। प्रताप रुद्र देव सेन से 1321 में जुन्ना खां है वो असफल हो जाता है और उसके बाद में 1323 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये वापिस प्रताप रुद्र देव सेन पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र जुन्ना खां को भेजता है। और ये आक्रमण का कारण है क्योंकि प्रताप रुद्र देव सेन है इसने खुसरो खां की मृत्यु के बाद में जो कर देता था ये दिल्ली सल्तनत को वो देना बंद कर दिया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक है ये तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र जुन्ना खां को 1323 ईस्वी के अंदर वापस भेजता है और 1323 ईस्वी के अंदर जुन्ना खां है वो तेलंगाना की राजधानी वारंगल को घेर लेता है और तेलंगाना पर जीत हासिल कर लेता है और वहाँ का शासक है प्रताप रुद्र देव सेन वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में 1323 ईस्वी में जुन्ना खां है ये वारंगल पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद में तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला दिया जाता है और उसका नाम है वो बदलकर सुल्तानपुर कर दिया जाता है। यानी 1321 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने पुत्र जुन्ना खां को तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजता है, लेकिन उस आक्रमण में जुन्ना खां है वो असफल हो जाता है प्रताप रुद्र देव सेन से। लेकिन 1323 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये वापिस जुन्ना खां को वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजता है। तो 1323 ईस्वी के अंदर प्रताप रुद्र देव सेन है ये जुन्ना खां का ज़्यादा समय तक सामना नहीं कर पाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है और 1323 ईस्वी में जुन्ना खां है ये वारंगल पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद में तेलंगाना है उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया जाता है और उसके बाद में तेलंगाना का नाम है वो बदल दिया जाता है, तेलंगाना का नाम है वो सुल्तानपुर कर दिया जाता है। उसके बाद में 1324 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है वो फिर एक आक्रमण करता है अपने पुत्र जुन्ना खां को जाजनगर का शासक है भानुदेव द्वितीय उस पर आक्रमण के लिए भेजता है। 1324 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने पुत्र जुन्ना खां को जाजनगर का शासक है भानुदेव द्वितीय उस पर आक्रमण के लिए भेजता है और उसमें जुन्ना खां है वो विजय हासिल कर लेता है। और इस विजय का वर्णन है वो राजमुंदरी से जो प्राप्त हमें अभिलेख है, राजमुंदरी से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इस विजय की पुष्टि की गई है। यानी जाजनगर की विजय है इसकी पुष्टि है वो राजमुंदरी से जो हमें अभिलेख मिला है उसके अंदर की गई है और उस अभिलेख के अंदर जुन्ना खां को दुनिया का खान कहा गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुन्ना खां को दुनिया का खान किस अभिलेख के अंदर कहा गया है। तो ये राजमुंदरी से जो प्राप्त अभिलेख है इसके अंदर जुन्ना खां को दुनिया का खान कहा गया है। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह सभी क्लासों के अंदर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं पूरी डिटेल के साथ में। और इसके बाद में जुन्ना खां है ये 1324 ईस्वी में तिरहुत और मंगोलों पर विजय हासिल करता है। यानी गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक जुन्ना खां के नेतृत्व में 1324 ईस्वी में तिरहुत और मंगोलों पर भी विजय हासिल कर लेता है। इससे पहले भी मंगोलों पर 29 बार आक्रमण कर चुका था अकेला गाजी मलिक। तो मंगोलों से कोई गाजी मलिक को डर नहीं था और 1324 ईस्वी में तिरहुत और मंगोलों पर फिर से विजय हासिल कर लेता है। इसका ज़्यादा विवरण है वो नहीं मिलता है। उसके बाद में 1324-25 ईस्वी के अंदर यानी 1324-25 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान पर निकलता है। और बंगाल अभियान पर निकलने का कारण है क्योंकि बंगाल के अंदर जो सूबेदार थे उनके मध्य अव्यवस्था फैल गई थी। यानी सुल्तान के पद को लेकर, सूबेदार के पद को लेकर गृह युद्ध है वो छिड़ गया था, अव्यवस्था फैल गई थी। और उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक है ये स्वयं
बंगाल अभियान के लिए रवाना हो जाता है और चला जाता है। और पीछे से जो सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, यानी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यानी ये एक दूसरे के विरोधी थे। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है, ये पीछे दिल्ली पर जो इसका पुत्र है जुन्ना खां, इनको छोड़कर गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान पर जाता है। तो जुन्ना खां है ये निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानता है और निजामुद्दीन औलिया के साथ में जुन्ना खां की बनती है। और निजामुद्दीन औलिया का चेला था एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है वो बंगाल अभियान पर गयासुद्दीन तुगलक है उसके साथ में जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के साथ में अमीर खुसरो जाता है और बाद में पीछे से जो निजामुद्दीन औलिया है ये जो दिल्ली की जनता है उसको भड़का देता है, यानी मुस्लिम वर्ग के जो सरदार है, यानी मुस्लिम सुल्तान के अंदर साम्राज्य के अंदर जितनी भी जनता थी वो अपने सुल्तान को भगवान के बराबर यानी खुदा के बराबर अहमियत देती थी। तब निजामुद्दीन औलिया है ये उस जनता से कहता है सुल्तान के पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है वो ईश्वर यानी खुदा के पास में, आप इतनी अहमियत है वो सुल्तान को नहीं दो और सुल्तान के पास में कुछ नहीं है। तो इस बात का पता है वो गयासुद्दीन तुगलक को चल जाता है। तब गयासुद्दीन तुगलक है वो अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया के पास में भेजता है। तब अमीर खुसरो है वो ये सूचना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को आकर देता है। तब निजामुद्दीन औलिया है ये अमीर खुसरो से कहता है कि इनका एक कथन भी है हुनूस दिल्ली दुरस्त, यानी अमीर खुसरो है ये संत निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली आने के बाद में आपको यहाँ से भगा देंगे, आप पर आक्रमण करेंगे। तब सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है ये अमीर खुसरो को कहता है कि हुनूस दिल्ली दुरस्त, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान के बाद में वापस दिल्ली नहीं पहुंचा था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया है इसने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जुन्ना खां के साथ में मिलकर एक योजना यानी एक प्लान बना लिया था गयासुद्दीन तुगलक को मारने का। और जुन्ना खां है ये भी सुल्तान बनना चाहता था, इसमें कुछ फायदा है वो जुन्ना खां का भी था। तो इन दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की है और इस योजना के तहत जुन्ना खां है ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर, यानी तुगलकाबाद है उससे 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाता है। कहाँ पर? अफगानपुर के अंदर। ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर के अंदर एक लकड़ी का महल बनवाता है और इस महल का शिल्पी है ये अयाज खां का पुत्र अहमद खां था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल का शिल्पी कौन था? तो ये शिल्पी है ये अहमद खां था और अहमद खां है ये अयाज खां का पुत्र था। एक बार दोबारा से देखिए इसको 1324-25 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल में जो अव्यवस्था फैली हुई थी वहाँ के जो सूबेदार है उनमें गृह क्लेश छिड़ गया था, यानी सुल्तान पद को लेकर अव्यवस्था जो फैली थी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान के लिए स्वयं जाते हैं और दिल्ली में अपने पुत्र जुन्ना खां को अपना शासन है वो सौंप कर स्वयं गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल की ओर रवाना हो जाते हैं। और पीछे से सूफी संत है जो निजामुद्दीन औलिया ये जलता था गयासुद्दीन तुगलक से, और जलने का कारण था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि खुसरो खां ने जो दिल्ली सल्तनत का जो धन आपको लुटाया है उस धन को आप वापस दे दीजिए। तब निजामुद्दीन औलिया है ये मना कर देता है उस धन को देने से। तो गयासुद्दीन तुगलक है ये निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो जाता है। तो जब गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान के लिए चला जाता है तो पीछे से संत निजामुद्दीन औलिया है ये जुन्ना खां को भड़काता है गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध, और जो दिल्ली सल्तनत की जनता है उसको भी
गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ भड़का देता है, क्योंकि जो जनता है वो अपने सुल्तान को खुदा के बराबर मानती थी, यानी सब कुछ अपना भगवान सुल्तान को मानती थी, यानी उनका रक्षक सुल्तान था, उनको खुदा के बराबर अहमियत देती थी वहां की जनता। तब निजामुद्दीन औलिया है ये जुन्ना खां और वहां की जनता को भड़का देता है और कहता है आप इतनी ही अहमियत अगर खुदा को दोगे तो वास्तव में खुदा है वो आपका भला जरूर करेगा, अगर आप इतनी अहमियत गयासुद्दीन तुगलक यानी अपने सुल्तान को दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये एक अफवाह है। तो पीछे से वो जनता है वो गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ भड़क जाती है और इस बात का पता है वो गयासुद्दीन तुगलक को चल जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक है वो अपने साथ में अमीर खुसरो को लेकर गया था। तो अमीर खुसरो है उसको वापिस से दिल्ली भेजता है, किस लिए कि संत निजामुद्दीन औलिया है उसको ये सूचना देने के लिए अमीर खुसरो को भेजता है कि वो दिल्ली की जनता को न भड़काए और जो धन है वो संत निजामुद्दीन औलिया ने जो लूटा है वो वापिस दिल्ली सल्तनत में कर दे। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है इससे अमीर खुसरो आकर कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने आपको दिल्ली छोड़कर जाने के लिए कहा है। तब निजामुद्दीन औलिया है ये अमीर खुसरो से कहता है हुनूज दिल्ली दुरस्त, और यह कथन इसलिए कहता है क्योंकि निजामुद्दीन औलिया है इसने जुन्ना खां के साथ में मिलकर एक प्लानिंग है वो तैयार कर ली थी गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए, और जुन्ना खां है ये भी शासक बनना चाहता था और शासक बनने का तरीका है वो निजामुद्दीन औलिया ने इसे दे दिया है। तो पीछे से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के कहे के अनुसार जुन्ना खां है ये तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर के अंदर एक लकड़ी का महल बनवाता है और इस महल का शिल्पी है वो था अयाज खां का पुत्र अहमद खां। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल का शिल्पी कौन था, तो वो है अहमद खां, और महल है ये गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था और इस बात का पता है ये और किसी को नहीं था, और इसका पता सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को था, एक तो थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरा था जुन्ना खां। तो जुन्ना खां है वो जब गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली बंगाल अभियान से वापस से दिल्ली लौट रहे थे, तो उस समय जुन्ना खां है ये खुद अफगानपुर चला जाता है और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक से निवेदन करता है कि मैंने आपसे बंगाल विजय की खुशी में आपके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया है और आज आप यहीं पर रुक जाइए। तब गयासुद्दीन तुगलक है वो अपने पुत्र जुन्ना खां पर उस खुशी में स्वागत में रुक जाते हैं और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही जुन्ना खां द्वारा निर्मित उस लकड़ी के महल के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही वो लकड़ी का महल है वो ढह जाता है यानी गिर जाता है, और उस लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, यानी गयासुद्दीन तुगलक की उस लकड़ी के महल से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में आगे शासक है ये जुन्ना खां बन जाता है, यानी तुगलक वंश का दूसरा शासक है ये बन जाता है जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। यानी जुन्ना खां है ये सुल्तान बनने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर लेता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का नेक्स्ट शासक बन जाता है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है, और जो विद्यार्थी इस क्लास को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो वो इस क्लास को अब नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और साथ में मैं अब इस क्लास को एक बार रिपीट करवा देता हूँ ताकि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है गयासुद्दीन तुगलक, उसके जितने भी कार्य हैं उनको आप आसानी से याद कर सको और एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो मार्च 1325 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक की
इसके पुत्र जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही मृत्यु हो जाती है महल के गिरने से, और गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो जाता है, शासन का अंत हो जाता है। और आगे इसका शासक है, यानी तुगलक वंश का दूसरा शासक है, वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आगे तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है। तो जल्दी जल्दी अब आज की क्लास को रिपीट साथ साथ में रिपीट करवाता हूं और साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले की जो क्लासें हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश की जो नहीं देखी है, तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल पर विजिट करके पीछे की क्लासों को देख सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ साथ में आप पूरे दिल्ली सल्तनत को आसानी से याद कर सको। दिल्ली सल्तनत है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। दिल्ली सल्तनत है, इसको बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत है ये इतना हार्ड नहीं है। अगर आप पीछे की क्लासों को देखोगे तो दिल्ली सल्तनत है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था, आपको ये पता है। तो दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश था गुलाम राजवंश। कौन सा राजवंश था? गुलाम राजवंश। और गुलाम राजवंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर। और गुलाम वंश का समय है ये 1206 से 90 ईस्वी तक था। और दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 ईस्वी तक। और उसके बाद में आज हमने पढ़ा है तुगलक वंश। हेडिंग लगाइए तुगलक वंश। और तुगलक वंश का समय शासन काल लिखिए 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन है वो तुगलक वंश का रहा है। यानी तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर 94 वर्षों तक शासन किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन काल है वो सबसे लंबा है, तो वो है तुगलक वंश का। और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर 94 वर्षों तक शासन किया था। हेडिंग लगा लीजिए तुगलक वंश। तुगलक वंश में गाजी मलिक है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब का गवर्नर था। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सहयोगी खुसरो खां की हत्या की थी। और खुसरो खां की हत्या के बाद में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आप लिखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी खुसरो खां था। और उसके बाद में खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की 1320 ईस्वी में हत्या कर दी थी। और खुसरो खां है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद में खुसरो खां है ये खिलजी वंश के जितने भी व्यक्ति हैं उनको मरवा देता है। और उसके बाद में जो उच्च पद पर जो दिल्ली सल्तनत के व्यक्ति थे उनको उच्च पद से हटा देता है और अपने परिवार के व्यक्तियों को दिल्ली सल्तनत के अंदर उच्च पदों पर तैनात कर देता है। उससे दिल्ली सल्तनत के जो सरदार है वो नाराज हो जाते हैं। और गाजी मलिक है इसके नेतृत्व में 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां पर आक्रमण कर देते हैं। और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी थी। तो लिखिए 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी थी। आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, या क्लास है ये अपलोड होने के बाद में पीछे करके नोट कर सकते हो। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक है इसने सीरी के महल में राज्याभिषेक करवाया था। और सीरी के महल का निर्माण है ये मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने? गाजी मलिक ने। उसके बाद में आगे लिखिए, हेडिंग लगाइए तुगलक वंश के अंदर प्रथम शासक गाजी पद की उपाधि है
इसको मंगोलों के विद्रोहों के कारण दी गई थी। इसकी ये उपाधि है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दी थी। उसके बाद में सुल्तान बनने के बाद में इसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। गाजी होता है काफिरों का अंत करने वाला, यानी काफिरों का नाश करने वाला, अपने धर्म से विरोधियों का नाश करने वाला गाजी कहलाता है। और गाजी की उपाधि है ये बाबर ने धारण की थी खानवा विजय के बाद में। और सर्वप्रथम है ये गाजी की उपाधि धारण की है गाजी मलिक ने। तो तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था। और गाजी मलिक ने सुल्तान बनने के बाद में गाजी गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। और इसे तुगलक वंश के नाम से, और इसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक है, इसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे गाजी तुगलक के नाम से किसे जाना जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक है, इसने हिंदू स्त्री की गर्भ से जन्म लेने के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। यानी मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक है जिसने हिंदू स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था। तो लिखिए गयासुद्दीन तुगलक हिंदू स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था। और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक की माता पंजाब की एक हिंदू जाट महिला थी। यानी जहां का गाजी मलिक है ये गवर्नर यानी सूबेदार था, वहां की इनकी माता है वो वहां की एक जाट महिला थी। और इनके पिता है ये तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलबन का तुर्की दास था। और बलबन है ये गुलाम वंश का शासक था। 1266 से लेकर 1286-87 तक इसका शासन था। इसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक के पिता है वो एक तुर्की दास थे। उससे आगे लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर, मोहम्मद बिन तुगलक है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है जुन्ना खां, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक की अल शहीद की उपाधि मिलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक की कौन सी उपाधि मिलती है, तो अल शहीद की उपाधि मिलती है। उससे आगे गयासुद्दीन तुगलक है ये सुल्तान बनने से पहले पंजाब प्रांत का गवर्नर था और वहां की राजधानी है ये दीपालपुर थी। यानी पंजाब की राजधानी है वो दीपालपुर थी उस समय। उससे आगे लिखिए मुल्तान की जामा मस्जिद से जो जानकारी मिलती है, तो मुल्तान की जामा मस्जिद के लेख में जानकारी मिलती है कि मैंने तातारों के खिलाफ 29 बार विद्रोह का दमन किया था। तातार है ये मंगोलों का कहा गया है। इसके अंदर इस अभिलेख के अंदर जो मुल्तान की जामा मस्जिद है उसके अंदर एक जो अभिलेख मिला है, उस लेख के अंदर जो गयासुद्दीन तुगलक है ये खुद लिखता है कि मैंने तातारों के खिलाफ 29 बार विद्रोह का दमन किया था, तभी मुझे गाजी की उपाधि मिली। तो इसे गाजी की उपाधि है ये किस प्रकार मिली थी, तो ये इसने 29 बार मंगोलों का विद्रोह किया था, यानी मंगोलों पर आक्रमण किया था और मंगोलों की सीमा पर, मंगोलों का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया था। तो अमीर खुसरो है ये 18 बार आक्रमण मानता है मंगोलों पर। बर्नी है ये 20 बार युद्ध मानता है, 20 बार आक्रमण मानता है। और इब्न बतूता है ये 21 बार आक्रमण मानता है। और मंगोलों को बार बार पराजित करने के कारण इसे मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक है इसे मलिक उल गाजी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसने मंगोलों का 29 बार विद्रोह किया था, यानी दमन किया था और उनकी सीमा में घुसकर उनके क्षेत्र पर अधिकार किया था, इसलिए इसे मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में इसका एक और कथन है, मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है, ये किसका कथन है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का कथन है।
उसके बाद में आगे लिखिए, इतिहासकार है बर्नी। बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए थे, यानी बेरोजगारी है वो बिल्कुल खत्म कर दी थी। और खत्म करने का कारण ये है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी उस पर कर है वो 1/50 यानी 50% कर लगा दिया था, और उसको गयासुद्दीन तुगलक है इसने घटा दिया था। इस कारण वहाँ के जो भिखारी है उसने भीख मांगनी छोड़ दी थी और वो भी काम धंधों पर लगे थे। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक है इसने प्रत्येक 2-3 मील पर डाक चौकी स्थापित की थी, ताकि पत्र है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके। तो डाक व्यवस्था को मजबूत बनाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। उसके बाद में भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन है ये इब्न बतूता ने किया है। ये वर्णन है ये इब्न बतूता की किताब रियाज के अंदर मिलता है। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक है ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से नाराज थे। और नाराज किस कारण थे? क्योंकि खुसरो खान ने जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के समय जो धन इकट्ठा किया था उसको निजामुद्दीन औलिया को दे दिया था। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक है ये निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक है ये निजामुद्दीन औलिया से वो धन वापस मांगते हैं, लेकिन निजामुद्दीन औलिया है ये देने से मना कर देता है। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक है ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो जाते हैं। और इसके समय इनका एक चेला था अमीर खुसरो, वो गयासुद्दीन तुगलक का नजदीकी था। यानी अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के बीच में अच्छी बनती थी, और अमीर खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में अच्छी बनती थी। उसके बाद में आगे है आर्थिक सुधार। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण किसने करवाया था? वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। उससे आगे गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीतियों का आधार, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिस नीति को अपनाया है गयासुद्दीन तुगलक ने, वो नीति है रस्मो मियान यानी मध्यपंथी नीति। और ये नीति क्या है? तो ये लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि कर सकते हैं तो इतने धनवान बने कि सुल्तान का विद्रोह कर दे, और नए इतने निर्धन बने कि वे दिल्ली सल्तनत में जो कृषि है उसको छोड़कर चले जाए। तो इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बनाकर रखा था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इनका मानना था कि कर सकते हैं तो इतने धनवान बने और नए इतने निर्धन बने कि वे कृषि छोड़कर किसी दूसरे साम्राज्य में न चले जाएं। उसके बाद में लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने मुकदम तथा खुत्तों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे, और इनके अधिकार वो खिलजी वंश का जो शासक था खुसरो का इसने छीन लिए थे, वो अब गयासुद्दीन तुगलक है इसने वापस से लौटा दिए। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने लगान है वो उपज के आधार पर निर्धारित किया था, और लगान है ये 1/10 या 1/11 हिस्सा है वो वसूल करने के आदेश जारी किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 50% लगान लगाया था, यानी कर लगाया था वहां की जनता पर। उसको गयासुद्दीन तुगलक है इसने घटा दिया है, उसको 1/10 या 1/11 कर दिया है गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद में आगे लिखिए, निर्माण कार्य। गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों व पुलों का निर्माण करवाया था, यानी अनाज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। और नहरों का निर्माण करवाने के कारण जो सड़कें नहरों के ऊपर से गुजर रही थी वहां पर पुलों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक दुर्ग की नींव रखी थी और तुगलकाबाद नगर बसाया था। ये गयासुद्दीन तुगलक के निर्माण कार्य हैं। उसके बाद में लिखिए, सैनिक सुधार। गयासुद्दीन तुगलक के समय सैनिक सुधार।
कौन कौन से सैनिकों में सुधार कार्य किए हैं गयासुद्दीन तुगलक ने, उसके बारे में लिखिए आगे। गयासुद्दीन तुगलक ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सैनिकों को हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा को जारी रखा था, और इस प्रथा की शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और इस प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक है इसने भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जारी रखा है। उसके बाद में एक इतिहासकार है बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों के साथ अपने बेटों जैसा व्यवहार करता था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के जो सैनिक थे उसके साथ में गयासुद्दीन तुगलक है वो अपने बेटे जुन्ना खां के समान व्यवहार करता था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा शासक सैनिकों के साथ भी अपने बेटे जैसा व्यवहार करता था, तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में लिखिए गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों के वेतन रजिस्टर यानी वसीलात ए हसम की जांच स्वयं करता था, यानी सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था, जो वेतन अधिकारी थे वो सैनिकों के वेतन में से कुछ कटौती कर लेते थे, और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसने एक रजिस्टर में दर्ज जो रिकॉर्ड है उसको दर्ज करने की शुरुआत की है, और उस रजिस्टर को वसीलात ए हसम के नाम से जाना जाता था, और उस रजिस्टर के रिकॉर्ड की जांच है वो गयासुद्दीन तुगलक है ये स्वयं करता था। उसके बाद में लिखिए आगे गयासुद्दीन तुगलक की विजय। तो 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक है इसने अपने पुत्र जुन्ना खां को तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा था, लेकिन असफल हो गया था। और उसके बाद में 1323 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने पुत्र जुन्ना खां को एक बार फिर तेलंगाना यानी वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजता है, और उस वहां का शासक था प्रताप रुद्र देवसेन। प्रताप रुद्र देवसेन है ये 1323 ईस्वी के अंदर जुन्ना खां का सामना नहीं कर पाता है और ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसका ज्यादा विवरण है, ये ज्यादा विवरण प्रताप रुद्र देवसेन का ये 1323 ईस्वी के इस आक्रमण के बाद में नहीं मिलता है। 1323 ईस्वी में जुन्ना खां ने वारंगल पर अधिकार कर लिया था, यानी 1323 ईस्वी में जुन्ना खां ने वारंगल पर अधिकार कर लिया था। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुन्ना खां ने वारंगल पर अधिकार कब किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय 1323 ईस्वी में जुन्ना खां है इसने वारंगल पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में आगे लिखिए तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था, यानी वारंगल पर अधिकार करने के बाद में तेलंगाना है उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, और उसके बाद में इसका नाम है वो बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था। उसके बाद में 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने पुत्र जुन्ना खां को जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय के खिलाफ भेजता है, यानी उस पर आक्रमण के लिए भेजता है, और उसमें इसको विजय मिलती है। और उस विजय की पुष्टि है वो जो राजमुंदरी से प्राप्त अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर इस विजय की पुष्टि होती है, लिख लीजिए। उसके बाद में इस अभिलेख में जुन्ना खां को, यानी जो राजमुंदरी से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जुन्ना खां को दुनिया का खान कहा गया है। तो जुन्ना खां को दुनिया का खान है वो किस अभिलेख के अंदर कहा गया है, वो है अभिलेख राजमुंदरी का अभिलेख, और इसी के अंदर जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय पर विजय का वर्णन है वो भी इसी अभिलेख में मिलता है, यानी राजमुंदरी के अभिलेख में। और 1324 ईस्वी के अंदर तिरहुत में मंगोलों पर विजय हासिल की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, इसका ज्यादा विवरण है वो नहीं मिलता है। उसके बाद में 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान के लिए स्वयं वहां पर फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए जाता है। तो 1324-25 ईस्वी में बंगाल अभियान के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं वहां फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए गया था।
और पीछे से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने जुन्ना खां और वहां की जनता को भड़का दिया था। और इस बात का पता है वो गयासुद्दीन तुगलक को चल जाता है, तो वो उसके साथ में अमीर खुसरो गया था, तो अमीर खुसरो को वो वापिस दिल्ली भेजता है और इसलिए भेजता है कि वो निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली से चले जाने के लिए कह दे और जो धन है निजामुद्दीन औलिया के पास में वो वापिस करके निजामुद्दीन औलिया है वो दिल्ली छोड़कर चला जाए। तो ये बात जब अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से कहता है तो निजामुद्दीन औलिया और जुन्ना खान ने पहले ही एक योजना बना ली थी गयासुद्दीन तुगलक को मारने की। तो तब निजामुद्दीन औलिया है वो अमीर खुसरो से एक कथन कहता है, वो कथन है हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी गयासुद्दीन तुगलक है ये बंगाल अभियान के बाद में वापस दिल्ली नहीं पहुंचा था, इससे पहले ही अफगानपुर के अंदर लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही लकड़ी के महल गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और ये कथन है ये निजामुद्दीन औलिया का सही साबित हो जाता है। तो लिखिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का कथन हुनूज दिल्ली दुरस्त, ये किससे कहा था? तो ये अमीर खुसरो से कहा था। और किसके बारे में क्या कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। उसके बाद में लिखिए जुन्ना खां ने तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया था और इस महल का शिल्पी है वो अयाज खां का पुत्र अहमद खां था, यानी इस लकड़ी के महल का शिल्पी है वो अयाज खां का पुत्र अहमद खां था। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में लिखिए जब गयासुद्दीन तुगलक वापिस लौट रहा था, यानी बंगाल से जब वापिस लौट रहा था बंगाल विजय के बाद में, उस समय उसका पुत्र जुन्ना खां उस लकड़ी के महल में रुकने के लिए गयासुद्दीन तुगलक से कहता है, निवेदन करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक है वो मान जाते हैं और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक है वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही वो लकड़ी का महल है वो गिर जाता है और महल के गिरने से उस महल के अंदर दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मार्च 1325 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट शासक है उसके बारे में हम जुन्ना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लिख लीजिए गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ये तुगलकाबाद में बना हुआ है, यानी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ये तुगलकाबाद में बना हुआ है। मृत्यु है वो उस लकड़ी के अफगानपुर के लकड़ी के महल में होती है और इसका मकबरा है वो तुगलकाबाद में बना हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। आगे जो तुगलक वंश के जो नेक्स्ट शासक है मोहम्मद बिन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जुन्ना खां, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। जय भारत, जय हिंद।